हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कैसे इस यूनिवर्स की शुरुआत हुई इसके बारे में यानी कि बिग बैंग के बारे में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है 1929 में एडविन हबल के द्वारा, जिनके रेड शिफ्ट के ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला कि हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स में जी रहे हैं, जो पास्ट में बहुत ही डेंस और गर्म था। इसको ध्यान में रखते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स के ओरिजिन और इवोल्यूशन के बारे में कई प्रेडिक्शन की और इस वीडियो से हम यही जानने वाले हैं। यूनिवर्स की हिस्ट्री जानने के लिए हम वही रास्ता अपनाएंगे जो रास्ता एस्ट्रोनॉमर्स फॉलो करते हैं, पहले आसपास के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके और फिर दूर के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके। 1920 और 1930 में ये सामने आया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। साइंटिस्ट लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक थे ये बात जानकर। इसे ऐसे समझिए कि एक बॉल है जिसमें हजारों गैलेक्सीज है जो एक दूसरे की ग्रेविटी के कारण एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है। अगर वो स्टेशनरी होती तो एक दूसरे की ग्रेविटी के कारण अपने आप में ही कोलैप्स कर जाती। ये कोलैप्स एक ही तरीके से रुक सकता था अगर गैलेक्सीज एक दूसरे के ऑपोजिट बहुत ही हाई स्पीड में मूव करे। ठीक वैसे ही जिस तरह एक रॉकेट पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए बहुत ही हाई स्पीड से लॉन्च होती है। अब प्रॉब्लम ये थी कि इनफाइनाइट यूनिवर्स में क्या हो रहा था ये जानना बहुत ही मुश्किल है, और आइंस्टाइन और दूसरे साइंटिस्ट ने अपनी थियरी जनरल रिलेटिविटी में बताया कि इनफाइनाइट यूनिवर्स स्टैटिक नहीं हो सकता। एस्ट्रोनॉमर्स के पास कोई पक्का प्रूफ नहीं था कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, और आइंस्टाइन भी ये बात मानना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने इक्वेशन में एक नई टर्म जिसे कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा जाता है वो ऐड कर दी। ये कांस्टेंट एक हाइपोथेटिकल फोर्स ऑफ रिपल्शन है जो ग्रेविटी की फोर्स को बैलेंस करके सभी गैलेक्सीज को अपनी जगह पे रखता है। इस हिसाब से यूनिवर्स स्टैटिक यानी कि जैसा है वैसा ही रहेगा, एक्सपैंड नहीं होगा। उसके लगभग 10 साल बाद एडविन हबल और उनके कोवर्कर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो कोई बैलेंसिंग फोर्स की ज़रूरत ही नहीं थी। तब आइंस्टाइन ने यह कहा कि कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना उनकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लंडर था। अब रिसेंट स्टडी बताती है कि यूनिवर्स एक्सेलरेट भी कर रही है। अगर हम एक्सपैंडिंग यूनिवर्स की मूवी को बैकवर्ड चलाए तो हम देखेंगे कि यूनिवर्स एक दूसरे के करीब आ रहा है। इवेंचुअली हमें देखने को मिलेगा कि यूनिवर्स का सारा मैटर बहुत ही छोटी सी जगह में आके कॉन्सेंट्रेट हो गया है। अब इस कॉन्सेंट्रेट यूनिवर्स के एक्सप्लोजन को यूनिवर्स की शुरुआत माना जाता है और इस एक्सप्लोजन को बिग बैंग कहा जाता है। अब सवाल है कि बिग बैंग कब हुआ। मान लीजिए कि आप और आपके दोस्तों ने पार्टी रखी थी, आप सेलिब्रेट कर रहे थे, तब पड़ोसी ने पुलिस को बुला लिया और आप दुखी होकर रात को 2 बजे घर आए। लेकिन अब आपको जानना है कि पार्टी पर पुलिस कब आई थी, तो आप मैप का यूज़ करते हैं घर और पार्टी प्लेस के डिस्टेंस को पता लगाने के लिए। मान लीजिए कि वो 40 किलोमीटर था और आपको याद है कि पूरे 40 किलोमीटर के दौरान आपकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर थी और ये कांस्टेंट थी। तो आप सिंपल कैलकुलेशन से पता लगा सकते हैं कि पुलिस रात को 1:30 बजे पार्टी पर आई थी। तो जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी तो कोई इंसान नहीं था टाइम को देखने के लिए, बट हम यही टेक्निक की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत कब हुई। इसमें हमें सिर्फ यही पता लगाना होगा कि गैलेक्सीज हमसे कितनी दूर है और वो कितनी स्पीड से हमसे दूर हो रही है। हबल टाइम यूनिवर्स की सही एज हो सकती है अगर एक्सपेंशन कांस्टेंट रहा हो तो, लेकिन ये कोई अच्छा अजम्पशन नहीं था। पहले ये सोचा जाता था कि एक्सपेंशन का रेट है वो टाइम के साथ घटता जाता होगा, क्योंकि अगर ग्रेविटी ही एक फोर्स है तो वो एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगी और एक्सपेंशन के रेट को स्लो कर देगी। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने कई साल लगा दिए ये साबित करने में कि एक्सपेंशन का रेट कम हो रहा है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और बाद में एक सुपरनोवा के ऑब्जर्वेशन में ये सामने आया कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन का रेट बढ़ रहा है। तो ये आखिर कैसे पॉसिबल है। अगर आपको अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ानी है तो आपको कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह अगर यूनिवर्स एक्सेलरेट कर रहा है तो उसके पीछे भी कोई एनर्जी ही जिम्मेदार होनी चाहिए। साइंटिस्ट लोगों को भी ये एनर्जी के सोर्स के बारे में नहीं पता है, इसलिए इसको डार्क एनर्जी कहा जाता है। इससे पता चलता है हम इंसान यूनिवर्स के बारे में अभी भी कितना कम जानते हैं। बेल्जियन प्रीस्ट और कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्जस लेमात्रे पहले इंसान थे जिन्होंने बिग बैंग के मॉडल को प्रपोज किया था। उनका कहना यह था कि यूनिवर्स का सारा मैटर पहले एक पॉइंट में सीमित था जिसे प्राइमवल एटम कहा जाता था,
और फिर वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया और बाद में जाकर ये आज के एटम बने। आज फिजिसिस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में 1920s के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा जानते हैं और फिजिसिस्ट का कहना यह है कि लेमात्रे का मॉडल सही नहीं हो सकता। आइए जानते हैं कि बिग बैंग के बाद की कुछ मिनट्स में क्या हुआ था। पहले के फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा हॉट था। बिग बैंग के 0.01 सेकंड बाद टेम्परेचर करीबन 100 बिलियन केल्विन तक नीचे गिर गया। उसके 3 मिनट बाद टेम्परेचर 1 बिलियन केल्विन तक नीचे गिर गया और उसके हजारों साल बाद टेम्परेचर बस 3000 केल्विन के आसपास रह गया। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें आखिर टेम्परेचर कैसे पता है, तब तो कोई इंसान भी नहीं था टेम्परेचर मेजर करने के लिए। तो ये सब टेम्परेचर थोड़ी कैलकुलेशन की मदद से मेजर किए गए हैं। बिग बैंग के कुछ टाइम बाद तक यूनिवर्स में सिर्फ रेडिएशन ही थी और फोटॉन्स थे जिसके पास बहुत ही हाई एनर्जी थी और एक दूसरे से टकरा रहे थे पार्टिकल्स को बनाने के लिए। अगर हम आज की बात करें तो फोटोन के पास मैटर में बदलने जितनी एनर्जी नहीं है क्योंकि आज का यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, लेकिन तब के फोटॉन्स के पास मैटर में बदलने की एनर्जी थी। इसके इवोल्यूशन को समझने में हमें ध्यान रखना होगा कि हम यूनिवर्स के इवोल्यूशन को 0.01 सेकंड के बाद से ट्रेस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई पक्का थियरीज नहीं है जो कि बता सके कि 10⁻⁻43 सेकंड के पहले क्या हुआ। तो जैसे ही यूनिवर्स 0.01 सेकंड बड़ा हुआ उसमें मैटर और रेडिएशन दोनों आ गए। मैटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे। सब पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे। कई बार ये खुद डिस्ट्रॉय हो जाते थे पार्टिकल्स की पेयर बनाते हुए। फिर टेम्परेचर इतना हाई नहीं रहा कि कोलाइडिंग फोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बनाने दे, लेकिन ये इनफ था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को बनाने के लिए। जैसे ही यूनिवर्स 1 सेकंड का हो जाता है तब डेंसिटी उस पॉइंट तक गिर जाती है जहां पर न्यूट्रिनो सिर्फ मैटर के साथ ही इंटरेक्ट नहीं कर सकते पर वो फ्रीली ट्रैवल भी कर सकते हैं स्पेस में। जब यूनिवर्स 3 मिनट का हुआ उसका टेम्परेचर 900 मिलियन केल्विन से लेकर 1 बिलियन केल्विन तक नीचे गिर गया। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स अब कंबाइन हो सकते थे, लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा टेम्परेचर पर एटॉमिक न्यूक्लियाइड तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता था। पर इतने हाई टेम्परेचर पर भी ड्यूटेरियम जो कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो जिंदा रह गया और बाद में कोलिजन के कारण ये हीलियम में कन्वर्ट हो गया। बिग बैंग के 4 मिनट बाद बहुत ही ज़्यादा हीलियम बन चुका था और यूनिवर्स एक्सपांड कर रहा था और ठंडा हो रहा था। हीलियम के बनने के बाद लिथियम भी बना। फिर टेम्परेचर इतना गिर गया कि हीलियम और ज़्यादा हैवी एलिमेंट्स बना ही नहीं पा रहा था। लिथियम के ऊपर और कोई हैवी एलिमेंट्स बन ही नहीं रहे थे। आज के यूनिवर्स में जो नए एलिमेंट्स बनते हैं वो स्टार के सेंटर या तो कोई सुपरनोवे में ही बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियो में हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे।